हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये है लुसेंट के पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5। हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा है मौलिक अधिकार तक। हमने इसको बहुत बाकायदे से देखा कि किसमें किसमें क्या क्या है। अब यहाँ से हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक। यानी कि 14 के बाद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, फिर 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। मतलब पूरा डिटेल से देखेंगे अपने मौलिक अधिकार को एक एक अनुच्छेद के पढ़ते हुए। ओके, चलिए। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, अनुच्छेद 14 से, यानी कि समता या समानता का अधिकार से। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। ओके, अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए कि हमारे देखिए मूल यहाँ पे मूल अधिकार, हमने मूल अधिकार पूरी तरह से कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। लेकिन मूल अधिकार में भी विधि के समक्ष समान था। मतलब समझ रहे हो आप कि अगर कोई कानून बन जाता है तो उस कानून के अंडर में सभी लोग आ जाएंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटे परिवार से हो, बड़े परिवार से हो। मतलब आप कोई भी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो, अगर आप, तो आप किसी भी स्तर पे रहो, अगर एक विधि बन जाती है तो उस विधि के अंदर सबको एक समान मतलब ट्रीट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। ये हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से लिया है। तो ये बेसिक अंतर आपके एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए कि हमने मूल अधिकार लिया है अमेरिका से, लेकिन विधि के समक्ष जो समानता है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ओके, जो कि क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी कि किसी भी इंसान को, मतलब हम इस आधार पे नहीं, मतलब उसका जैसे कि उसका विरोध करेंगे कि तुम किस धर्म के हो, तुम किस नस्ल के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस लिंग के हो, या फिर तुम मतलब किस जगह पे तुम्हारा मतलब जन्म हुआ था। इन सभी आधारों पे हम किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 15। ओके, तो ध्यान देना है, जो मूल अधिकार में समता और समानता हम पढ़ रहे हैं 14 से 18 के बीच में। 14 में क्या हम पढ़े हैं, विधि के समक्ष समानता। 14 ये अनुच्छेद 15 में क्या पढ़े हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, 14-15 क्लियर हो गया। आगे देखिए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी सरकारी पोस्ट होगा, कोई भी सरकारी पद होगा, कोई भी सरकारी ऑफिस होगा, तो उसमें हम सभी नागरिकों को समान अवसर देंगे कि आप एक परीक्षा निकालिए और जा करके उसमें आप मतलब उस ऑफिस में बैठिए, आप उस पद पे पहुंच जाइए। इसलिए अवसर की समानता, यानी कि बिना जाति, धर्म, नस्ल देखे हम सभी को समान अवसर देंगे। यानी कि अगर मान लो एक ऑफिस है, वहाँ पे एक पोस्ट है, वहाँ पे अगर भर्ती होनी है तो हम एक भर्ती निकालेंगे। उसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी मजहब का आदमी उसमें फार्म भरे, पेपर दे, जो सिलेक्ट होगा जाकर के उस पद पे बैठ सकता है। तो ये हमें जो हमारी जो ये आज़ादी है, ये हमें कहाँ से मिली है, अनुच्छेद 16 से मिली है। तो इम्पोर्टेंट है कि अवसर की समानता कहाँ से मिली हमें, अनुच्छेद 16 से। तो ध्यान रहे, अवसर की समानता कहाँ से है, अनुच्छेद 16 से। धर्म, जाति और नस्ल के आधार पे मतलब विभेद नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में है। ओके, अवसर की समता अनुच्छेद 16 में। आगे चलिए, इसका अपवाद ये है अनुसूचित जाति जनजाति, जो हम आरक्षण देखते हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है कि ये अपवाद है आरक्षण वाला। उसमें समानता की बात नहीं है, अवसर की समानता उसमें नहीं है, क्योंकि इनको एक अपवाद के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़िए, अनुच्छेद 17 इसमें क्या दिया है, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या है, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। 17 में क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अनुच्छेद है, ये हमारे संविधान का बहुत बड़ा।
ये कहता है कि छुआछूत अगर आप किसी के साथ करते हो, ओके, यानी कि अगर आपने किसी भी ऐसे मतलब जो SC ST के जो होते हैं लोग, उनसे अगर आपने सिर्फ इस ऐसा बोल दिया कि आप इस जाति के हो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत बैठो, अगर आपने ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है। बहुत बड़ा ये अनुच्छेद है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 70 है। क्या कहता है ये, अस्पृश्यता का अंत कर दो, यानी कि ये जो छुआछूत चलता है समाज में, इसको समाप्त करो। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 70 है। अगर आप नहीं करोगे तो ये क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। अगर उस व्यक्ति ने जाकर शिकायत कर दी थाने में कि इस नाम के आदमी ने मेरे से ऐसा व्यवहार किया है कि तुम इस जाति के हो तो मेरे पास मत बैठो और मतलब मुझे टच मत करो, तो उस आदमी को दंड हो जाएगा, बोलने वाले को। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ये अनुच्छेद है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 70, अस्पृश्यता का अंत, ओके, उन्मूलन मतलब समाप्ति। आगे बढ़िए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब बार बार आता रहता है ये, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 70। ओके, आगे देखिए, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप देखते होंगे हमारे इतिहास में लोगों को उपाधियाँ मिलती थी, राय बहादुर, और मतलब बड़ी बड़ी उपाधियाँ लोग रखते थे अपना, जैसे कि वो अपने आप को बाकी सोसाइटी से अलग दिखाना चाह रहे हों। तो इस टाइप की कोई भी उपाधि अब कोई भी इंसान नहीं ले सकता है। ओके, ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, समानता की बात हो रही है ना, कि सब आदमी समान है यहाँ पे, आप क्यों ऐसी उपाधि कोई ले लोगे कि आप सबसे अलग हो। तो मतलब हर आदमी को समानता फील कराने के लिए हमने ये उपाधियों का अंत कर दिया है। लेकिन इसमें सेना के बात नहीं हो रही है, जैसे कि कोई परमवीर चक्र होता है, मतलब इस तरह की अगर किसी को उपाधि मिलती है कि ये जो है ये परमवीर चक्र से सम्मानित है, तो वो समझ में आता है कि ये बात अलग है, सेना की बात नहीं हो रही है, विधा संबंधी बात नहीं हो रही है। बट इसके अलावा कोई भी उपाधि राज्य नहीं देगा किसी भी इंसान को। और यदि कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश में जा करके कोई भी उपाधि ले रहा है वहाँ से, अभी आप देखते हो समाचार पत्र में बहुत देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए चाहे फिलीपींस गए, तो वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उन्हें वहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये सब उनको ठीक है, मिल सकता है, वहाँ की उपाधि मिल सकती है, बट जब तक वो राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेंगे तो वो भी उनको लेने की मनाही है। ओके, तो यानी कि हमारे देश में कोई भी एक आम आदमी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि हमें अपने सोसाइटी में समानता मेंटेन करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छेद 18 के द्वारा। आगे देखिए क्या लिया है यहाँ पे, नोट, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कारों अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। देखिए, यानी कि अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सेना की बात हुई है, यानी कि सेना के द्वारा अगर कोई ऐसा चक्र दिया जाता है, भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, तो ये सब क्या है, ये सब जो यहाँ पे लिखा है ना कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय, तो इसी के मतलब जो छूट मिला हुआ है उसी के तहत ये सारे जो अवार्ड है दिए जाते हैं। ओके, यानी कि इन सब अवार्ड को छूट मिलता है अनुच्छेद 18 के द्वारा ही। ओके, उसके बाद उसके अलावा जो भी और ये सब है मतलब उपाधि, वो सब समाप्त है। चलिए, ये तो था अभी समानता का। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप भारत में कितने स्वतंत्र हो उसके बारे में देखते हैं। अभी तक हमने हमने क्या देखा, समता का, समानता का, कि लोग एक दूसरे में एक बराबर है, समान है, इसकी बात हो रही थी 14 से 18 के बीच में। अब होगा यहाँ से शुरू क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 यहाँ पे ऐसे, अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अब सिर्फ 6 है, जो कि है अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। हमने अभी ऊपर देखा ना, यहाँ पे ऊपर हमने देखा संपत्ति के बारे में, यहाँ पे हटाया गया है
कौन सा? अनुच्छेद 19(1)(f). तो ये भी क्या था? पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। ये देखिए क्या लिखा है कि मूल संविधान में जो ये था स्वतंत्रता, ये 7 तरह का था, बट 19(f) हटने के बाद अब 6 हो गया है। ओके, यहाँ पे ये बता रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर आपके आ जाए कि हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो वो है 6 प्रकार का। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 6 प्रकार का। और यदि ये पूछ दे कि मूल संविधान में कितने प्रकार का था, तो वो था 7 प्रकार का। मूल में था 7 और प्रेजेंट टाइम में हो गया है 6 प्रकार का। ओके, आगे चलिए। आगे ये देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि वो जो 6 प्रकार की है स्वतंत्रता, वो कौन कौन सी है। अनुच्छेद 19(a) में क्या क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में आप कुछ भी बोल सकते हो, इस चीज़ की आपको आज़ादी है, वो मिलती है आपको 19(a) के तहत। उसके बाद देखिए 19(b) में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होकर के सभा करने का, यानी कि अगर आप कहीं मीटिंग कर रहे हो, सभा कर रहे हो, तो आपको शांतिपूर्वक करना है और बिना हथियारों को करना है। तो ये आपके पास अधिकार है 19(b) के तहत। यदि आप शांतिपूर्वक नहीं करोगे, हथियार के साथ करोगे, तो फिर आपके मतलब आपके उस पर राज्य बैन लगा सकता है, रोक सकता है। बट अगर आप शांतिपूर्वक कर रहे हो, बिना हथियार के कर रहे हो, तो आपको मतलब किसी भी राज्य के द्वारा रोका नहीं जाएगा। ओके, तो ये आपको कहाँ से मिला आज़ादी? अनुच्छेद 19(b) से। संघ बनाने का स्वतंत्रता, यानी कि आप स्वतंत्र हो कोई भी संघ बनाने के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 19(c) के तहत। आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हो, कोई भी संघ बनाओ। आप देखते हुए कई प्रकार के संघ हमारे मतलब भारत में चलता रहता है, जैसे कि डॉक्टर लोगों का संघ चलता है, रेलवे में जाओगे तो रेलवे का संघ चलता है, व्यापारियों का संघ चलता है, जो ट्रक जो चलाते हैं उनका संघ होता है। तो ये सारा संघ बनाने के पास आपकी स्वतंत्रता है। किसके तहत? 19(c) के तहत। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, कोई भी संघ बना सकते हो आप। आगे देखिए, अनुच्छेद 19(d), देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आप अभी यूपी में हो, चले जाते हो दिल्ली, दिल्ली में हो, चले जाते हो मुंबई, मुंबई में हो, चले जाते हो केरल, तमिलनाडु। तो इतना घूमने फिरने की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो कहाँ से मिलती है आपको? अनुच्छेद 19(d) में। अगर ये चीज़ नहीं होती, तो आपको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जाने में राज्यों में रोका जा सकता था, बट आपको रोका नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपको आज़ादी मिलती है अनुच्छेद 19(d) के तहत कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता रखते हो। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, आवागमन की स्वतंत्रता कहाँ से है? 19(d) से है। ओके, आगे देखिए, अनुच्छेद 19(e), देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। तो देखिए, आप अभी यूपी में रहो, चल जाओ बिहार में रहने के लिए, मतलब ये नहीं कि बस आ रहे हो जा रहे हो, आप वहाँ जा कर के मकान बनवा लो, प्रॉपर तरह से रहने लगो। इसकी भी आज़ादी कहाँ से है? अनुच्छेद 19(e) से है। यानी कि निवास करने बसने की आज़ादी कहाँ से है? अनुच्छेद 19(e) से है। ओके, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 19(g), कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो क्या कह रहा है? आप भारत में कोई भी व्यापार करो, मतलब जीविका चलाने के लिए, तो आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो 19(g) के तहत। यानी कि इतना पढ़ने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि अभी तक जो आप कहीं भी घूमते हो, कहीं भी मकान बनवा लेते हो, कहीं भी संघ बना लेते हो, कहीं भी मिल करके मीटिंग करने लगते हो और कोई भी व्यापार अपना लेते हो, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर लेते हो। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जो हमें 6 जो अधिकार मिले हुए हैं स्वतंत्रता के, इसके तहत ही आप भारत में ये सारी चीज़ें आराम से कर पाते हो। तो इतना पढ़ने के बाद हमें अपने एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा याद रखना है 19 में? देखिए, सबसे पहला 19(b) आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 19(d) के बारे में। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप 19(a), b, c, d, e, g सब जानोगे तो अच्छी बात है। आगे देखिए, इसके बाद आगे दिया है नोट में, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(a) में ही है। यानी कि दोस्तों, जो आप देखते हो प्रेस यानी कि मीडिया,
वो कुछ भी बोलती रहती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 19A में, है ना। तो देखिए 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। यानी कि जो मीडिया हमारी है वो कुछ भी मतलब खुल के बोल पाती है, पूछ पाती है प्रश्न। वो क्यों? क्योंकि उसे पावर मिलता है कहाँ से? अनुच्छेद 19A से, बोलने की स्वतंत्रता। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से है? वो है अनुच्छेद 19A से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 20। इसमें क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि आपको दोषी सिद्ध करना है, वो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। वर्णन में इसमें क्या क्या है देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यानी कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, और अगर 1 से 2 बार दे रहा है तो उसी का संरक्षण करेगा। ये कौन सा? अनुच्छेद 20। ओके, आगे देखिए। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यानी कि जिस टाइम में जो अपराध किया जाएगा उस टाइम में जो भी कानून लागू होगा उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। ओके, आगे देखिए। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने ही खिलाफ आप गवाही दो, इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है अनुच्छेद 20 में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 इंपॉर्टेंट है दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में। ओके, आगे चलिए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 21, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक, इसको डिटेल में समझते हैं क्या लिखा है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर उसके जीवन से या फिर उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि अगर किसी को फांसी की सज़ा हो रही है या फिर किसी को आजीवन जेल का सज़ा हो रहा है तो उसके जीवन और उसके जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, तो वो सही है। क्यों? क्योंकि वो विधि द्वारा हो रहा है, विधि कानून के तहत हो रहा है। बट इसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन या फिर उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ओके, इसकी गारंटी दे रहा है कौन? अनुच्छेद 21। ओके, आगे देखिए। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एग्जाम में बार बार आता है कि ये मतलब कौन से अनुच्छेद में है। तो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। यानी कि अनुच्छेद 21 में कौन सा है? राइट टू प्राइवेसी, RTP, राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 में है। ओके, आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपका स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में रहने का भी अधिकार है। यानी कि अगर आपके घर के आसपास कहीं मतलब शोरगुल हो रहा हो, आपके घर के आसपास कहीं मतलब वातावरण स्वच्छ ना हो, गंदगी ज़्यादा हो, तो उसके खिलाफ आप मतलब आवाज़ उठा सकते हो आराम से, क्योंकि ये भी आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 आपको देता है। ओके, इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, छोटी सी बता देता हूँ मैं आपको। एक लड़की थी, तैयारी करती थी वो सिविल सर्विस का, ISPCS का। तो जो वो जहाँ पे रहती थी अपने घर के आसपास में उसके, वो जहाँ से गुजरती थी अपने घर के लिए, उस रास्ते में बहुत ही वो था मतलब वहाँ पे बूचड़ खाना था। वहाँ पे मांस मीट जो है वहाँ पे बिकता था उसी रास्ते पे। तो उस रास्ते से जाने पे उसको भी और साथ ही साथ और भी आसपास के कुछ लोगों को दिक्कत होती थी। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी किसके लिए? मतलब उस जिला के जो अधिकारी थे, DM थे, उनको चिट्ठी लिखा और ये अवगत कराया कि
हमारे साथ साथ कई लोग हैं जिन्हें समस्या हो रही है, हमारा ये वातावरण सही नहीं है यहाँ पे, तो अगले दिन ही वहाँ से तुरंत उन सभी चीज़ों को हटवा दिया गया। तो ये चीज़ होता है आपके पास, मतलब ये अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ हो तो आप अपने ज़िला के जो आपके अधिकारी हैं, यानी कि जिला अधिकारी डीएम, उन्हें आप चिट्ठी लिख करके आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये आपको पावर मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक न्यायाधिकरण बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, यानी कि ये क्या करता है, इसके पहले ये देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 2010 में। बहुत मतलब बहुत ये क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NGT की स्थापना कब हुई थी। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा 2010 में। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद आगे देखिए, इसकी जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ओके, और इसकी अन्य पीठें भी है जो कि भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में और चेन्नई में है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो कि स्थापना हुआ था 2010 में। ओके, आगे देखिए, इसका काम क्या है NGT का। NGT का काम ये है कि देश में पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले हैं उसको ये देखता है, उसका निपटारा करता है। कौन? NGT, ध्यान रहे। ओके, चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2010 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है 21 क, यानी कि 21 क। इसमें दोस्तों 21 क बस दिया हुआ है, फिर 22 पे आ गया है। इसमें डिटेल्स में सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया है हम आपको वही पढ़ाएंगे। हम आपको इससे एक्स्ट्रा, क्योंकि अनुच्छेद 21 में और भी अनुच्छेद हैं। ओके, बट हम आपको जो भी यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है लुसेंट में, हम वही बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य ये है कि हम लुसेंट को कवर कर लें। उसके बाद हम इसके बाद हर सब्जेक्ट वाइज एक फिर से सब्जेक्ट वाइज हम सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको, जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में हम जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी शुरू करेंगे जीरो से टॉप लेवल तक, उसके बाद पॉलिटी जीरो से टॉप लेवल तक, इसलिए उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। ओके, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, लुसेंट। तो हम लुसेंट में जो जो लुसेंट में दिया है सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 क दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये कब ऐड हुआ, अनुच्छेद 21 का 86 संशोधन हुआ था 2002 में, इसके द्वारा ऐड किया गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि मतलब किस अनुच्छेद में ये बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। तो वो है अनुच्छेद 21 क में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। और एक बार और मतलब देखा था मैं एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हुए कि कितने वर्ष का पूछ दिया था कि 7 से 14, 8 से 12, या फिर दे दिया था 8 से 18, मतलब किस एज के ग्रुप के लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा 6 से 14 वर्ष इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। कौन देगा, राज्य देगा। ओके, ये कब से ऐड हुआ, 86 संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसके द्वारा ये अनुच्छेद 21 में को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा किसमें है, 21 क में है। आगे चलिए, अगला क्या है, अनुच्छेद 22। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसको डिटेल में पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, क्या लिखा है, मनमाने ढंग से, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना, 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर जिसमें आना और जाना सब समय मिला, मतलब छोड़ करके है, दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा, कहाँ पे, अदालत में। उसके बाद उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। यानी कि ये इतना उसको लाभ दिया जाएगा अनुच्छेद 22 के तहत में। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो क्या क्या, उसको हिरासत का कारण बताया जाएगा, 24 घंटे, मतलब 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा अदालत में, और
उसे अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। तो ये सब किस में है? अनुच्छेद 22 में है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, क्या चीज़ कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 22 में है। सिंपल सा आपको बस ये याद रखना है। आगे चलिए, निवारक निरोध जो भी ऊपर देखे उसका मतलब क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। उसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। निवारक रोधक मतलब क्या है कि अगर आप पे किसी को शक हो रहा हो कि ये आदमी यहाँ पे कत्ल कर सकता है, ये आदमी यहाँ पे कोई घटना कर सकता है, तो शक के आधार पे ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वही बता रहा है कि क्या मतलब अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दंड देना नहीं होता है, अपराध करने से रोकना होता है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध से किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब, ओके, मान लीजिए अगर किसी को शक के आधार पर ये सब मतलब गिरफ्तार कर लिए, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, यानी कि मैक्सिमम 3 महीना बस उसे पकड़ सकती है शक के आधार पे। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। ओके, यानी कि मिनिमम आप 3 महीना रख सकते हो किसी को जेल में शक के आधार पे। आगे क्या है? इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। ये दोस्तों बस डिटेल बता रहा है, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना जानिए कि अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया हुआ है। बस इतना ही जानिए आप। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे ये जानिए कि 24 घंटे के अंदर मतलब पेश करना है अदालत में। उसके बाद आगे आइए, ये इधर देखिए, इसमें बस डिटेल से बता रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इधर आइए, निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधि के बारे में बता रहा है। ये जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, इसमें क्या है कि 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये आगे देखिए, इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था, जैसे हमने ऊपर बताया शक के आधार पर ही। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। क्या? निवारक निरोध अधिनियम। तो जो समाप्त हो गया उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मीसा बोलते हैं, इसे 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। तो ये भी समाप्त हो गया, तो हमारे जानना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ा करके 2 वर्ष कर दिया गया। क्या? नज़रबंदी का। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टाडा, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून। देखिए, निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा को भी समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, पोटो, क्या इसको बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा एक ही रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह, जो हमने ऊपर पढ़ा है, 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। आगे पढ़िए, पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये भी समाप्त हो गया, तो हमें इसके बारे में नहीं जानना है।
बट मैं सब कुछ आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि आप एक बार जानो कि हाँ ये चीज़ हुआ है। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, आगे देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी कि अगर एक मानव दूसरे मानव पे दुर्व्यवहार कर रहा है, यानी कि दुर्व्यवहार, उसके बाद बलात् श्रम यानी कि छोटे बच्चे से काम, मतलब वो मतलब ये बलात् श्रम मतलब कि छोटे बच्चे से काम लेना, बलात् श्रम। दुर्व्यापार, इसमें आपको वो भी आ जाएगा कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब इंसान को ही बेच देना, इंसान को खरीद लेना, मतलब आदमियों का व्यापार, तस्करी। तो देखिए आगे देखिए, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति की अगर आप खरीद और बिक्री कर रहे हो तो ये भी ये दंडनीय है, ये टोटली। और यदि आप बेगारी करा रहे हो, बेगारी मतलब आप किसी भी श्रमिक से काम लिए और उसका पैसा नहीं दिए, या फिर जितना उसने काम किया उसके आधार पर उतना पैसा नहीं दिए, कम पैसा दिए, तो उसको बोलते हैं बेगारी। तो व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया गया है, इसमें अनुच्छेद 23 में। आगे देखिए, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पहले अभी ऊपर देख लीजिए इसको, यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई भी मजदूर ऐसा है जिससे आप काम ले रहे हो और उसको पैसा नहीं दे रहे हो प्रॉपर, या तो पैसा दे नहीं रहे हो, और यदि दे भी रहे हो तो जितना उसने किया उससे कम दे रहे हो, और अगर वो शिकायत कर दे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन हुआ है अनुच्छेद 23 के तहत। तो फिर वो अगर मतलब थोड़ा सा भी जानकार रहेगा और केस कर देगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यही है अनुच्छेद 23 में। आगे देखिए क्या लिखा है नोट में, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये तो हर एक इंसान के लिए है कि जब राष्ट्रीय सेवा की जरूरत पड़ेगी तो किसी को भी मतलब बाध्य किया जा सकता है। वो ये चीज़ हमारे अनुच्छेद 23 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा की बात हो रही है, तो हमारा जो कंट्री है वो हमें बाध्य कर सकता है कि अब देश की बात आ गई है, चलो मतलब आओ युद्ध लड़ा जाए। तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए। आगे देखिए अनुच्छेद 24, इसमें क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि कितनी एज तक का ये क्राइटेरिया है। तो दोस्तों मिनिमम 14 साल, अगर वो लड़का 14 साल 1 माह का हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं है। बट अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो उसे किसी भी कारखाने में काम करने नहीं दिया जाएगा, या फिर किसी भी जोखिम जो भरा काम हो उसे वहाँ पे नहीं करने दिया जाएगा, अगर वो 14 साल से कम है तो एग्ज़ाम में आता है कि बालक के नियोजन का प्रतिषेध किस उम्र तक है, तो वो है 14 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा कितना, 14 वर्ष तक। तो ये किस में है, ये अनुच्छेद 24 में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, अब हम चलते हैं अपने किस पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि धर्म को लेकर के कितनी आज़ादी है उसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है क्या, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये है अनुच्छेद 25 में। यानी कि धर्म आपको कौन सा अपनाना है, किस धर्म के बारे में आपको जानकारी और लोगों में फैलानी है, ये आपको क्या है, मौलिक अधिकार है ये आपका, जो कि हमें मिलता है अनुच्छेद 25 में। बिल्कुल आप स्वतंत्र हो। आगे देखिए अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अभी आप देखते होंगे टीवी पे बाबा लोग आते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े वो लोग संचालन करते हैं, वो मतलब कि वहाँ पे गायों का संचालन होता है, गायों की सेवा होती है, वृद्ध आश्रम बनाए हुए हैं लोग। तो वो सब कुछ कैसे कर पाते हैं, इसी अनुच्छेद 26 की वजह से खुल करके वो लोग चंदा लेते हैं, और वो लोग समाज के लिए जैसे कि वृद्धाश्रम बना देंगे, गायों के लिए बना देंगे, उनका मतलब उपचार होता है, उनको रखा जाता है वहाँ पे। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था बना सकता है, वो पोषण करने के लिए बना सकता है, और विधि सम्मत, विधि के द्वारा, इन्हें कि इलीगल नहीं, लीगल तरीके से संपत्ति लेकर के
बहुत ज़्यादा संपत्ति लेकर के वहाँ पे वो उसका संचालन कर सकता है। स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। ओके, तो ये चीज़ किस में है? अनुच्छेद 26 में। 25 में वो एक आदमी की बात कर रहा है, अनुच्छेद 26 में वो एक मतलब संस्था की बात कर रहा है कि आप संस्था चला सकते हो धर्म के नाम पे। आगे देखिए अनुच्छेद 27, इसमें क्या कह रहा है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी कि जो धार्मिक संस्था होती है उस पे जो है कोई ऐसा टैक्स अलग से राज्य सरकार नहीं लगा सकती है कि किसी भी मतलब उसको बाध्य नहीं कर सकती है कि नहीं आप मतलब हमें टैक्स दो। यानी कि अगर कोई विशेष धर्म है और उसका संप्रदाय है उन्नति कर रहा है तो उस पर जो है राज्य बाध्य नहीं कर सकता टैक्स का। ओके, आगे देखिए अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी राज्य की संस्था है, मतलब मान लीजिए सिंपल सी बात है कि कोई स्कूल है जो कि पूर्णतः पोषित है, मतलब कम्प्लीटली वो केंद्र सरकार का है, यानी कि टोटली वो सरकार की अगर कोई भी संस्था है तो वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी देश का है या फिर किसी राज्य का वो संस्था है तो उस पर अधिकार सबका है, तो वहाँ पे किसी भी एक धर्म का मतलब शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बता रहा है अनुच्छेद 28। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने अपने उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो संस्था सरकार की है वो संस्था एक धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है और ना ही वो बाध्य कर सकती है वहाँ के बच्चों को कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लीजिए और वहाँ का जो धर्म यानी कि जो उपदेश है वहाँ का उसको आप सुनिए, समझिए और अपनाइए। इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकती है कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी स्कूल। ओके, तो वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में है। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पे। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 29 से। अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों ये एग्जाम में बार बार आता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में है, खास करके मौलिक अधिकार में, तो वो है अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 29। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी कि अल्पसंख्यक मतलब यही होता है कि किसी भी जाति धर्म के लोगों का अल्पसंख्या यानी कि कम लोग होते हैं वो लोग, तो कम लोग हैं तो ऐसा ना हो कि उनकी भाषा, उनकी लिपि और उसकी संस्कृति को तवज्जो न दिया जाए, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है अनुच्छेद 29 के तहत। ओके, और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। कि मान लीजिए अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनकी भाषा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, तो ये इस संस्था में नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाता है। ओके, तो ये किस में है? अनुच्छेद 29 में है। तो सिंपली आपको जानना है कि अल्पसंख्यक के बारे में किस में है? अनुच्छेद 29 में है। आगे पढ़िए। नोट, वर्तमान में 6 समुदायों जिसमें है मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में वो कौन कौन से हैं? वो है मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन। तो ध्यान रहे एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली आपके कि हमारे भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो वो हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। उसमें मुस्लिम भी है, पारसी, ईसाई, सिख तो होंगे ही होंगे, साथ में बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं। ओके, आगे चलिए। आगे क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यहाँ से एग्जाम में दोस्तों आता है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए है? शिक्षा के लिए है या फिर विकास के लिए है, ग्राम पंचायत के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, महिलाओं के लिए है, तो किसके लिए है? वो
प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, तो वो है अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा। आगे चलिए, अगला क्या है, अनुच्छेद 30। इसमें क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि आगे देखिए, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें हमने ऊपर पढ़ा है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि अब आप देखते होंगे कहीं पे सेंट मैरीज स्कूल होता है, सेंट थॉमस स्कूल होता है, तो वो ईसाई स्कूल है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, तो इसीलिए वो कोई भी शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं अपनी पसंद का, और उसे सरकार जो है अनुदान भी देगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो जो भी मतलब आप देखते होंगे ईसाइयों का स्कूल या फिर मुस्लिम लोगों का स्कूल, पारसी लोगों का स्कूल, तो उसमें मतलब हमारी सरकार जो है मदद करती है, अनुदान देती है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो भी ये शिक्षा संस्था होती है तो वो होती है अनुच्छेद 30 के तहत। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। एक उपचार मतलब है क्या, ये अनुच्छेद 32 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर आपका अभी तक आपने जो भी अधिकार, मूल अधिकार पढ़ा है, अनुच्छेद 14 से लेकर के पूरा 30 तक, अगर इसमें कोई भी हनन होता है आपका, कोई भी, तो आप सीधे कहाँ पे जाओगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो वही कह रहा है कि उपचारों का अधिकार है आपके पास। यानी कि अनुच्छेद 32 ही कहता है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप सीधे जाइए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमें यही पावर देता है अनुच्छेद 32। इसीलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन में रहे अनुच्छेद 28, 29, 30, 32, तो क्या होगा, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अगर सोचो दोस्तों यही नहीं रहता अगर, तो आप भले ही कह लो कि मेरे पास मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बट आप जाओगे कहाँ उसके लिए अगर आपका हनन हो रहा है। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 आपको कहता है कि आप कहाँ जाओ, सीधे मतलब सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो इसीलिए इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 32 में क्या कह रहा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वही बात है, सीधे आप जाइए उच्चतम न्यायालय। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए, इसमें दोस्तों आप 5 तरह का मतलब एक रिट है जो आप निकाल सकते हो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो क्या क्या है उसमें से देख लीजिए। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। ओके, उसके बाद है परमादेश यानी कि मैंडामस। उसके बाद है प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन। उसके बाद है उत्प्रेषण यानी कि सेट्रियरी बोलते हैं इसको हिंदी में, सेट्रियरी इंग्लिश में। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख, इसको बोलते हैं को वारंटो। क्या बोलते हैं, को वारंटो। तो ये हो गया। अब इसको देखें बट समझ में कुछ भी नहीं आया, तो इसीलिए इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है, नीचे देखते हैं। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। यानी कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अब मान लीजिए आपको जेल भेज दिया गया है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको मतलब आप झूठ में फंसा दिए गए हो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप मतलब गलती से फंस गए हो इस केस में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधे जाओगे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप वहाँ पे अपना मुकदमा लेकर के जाओगे, जहाँ पे न्यायालय आपको क्या दिखेगा कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा जो न्यायालय है वो बंदीकरण करने वाले अधिकारी यानी कि जो अधिकारी आपको जेल में रखा है उसको आदेश देगा वो न्यायालय कि
बंदी को आप जल्दी से जल्दी आप लेकर के आइए कोर्ट में, ताकि देखा जाए कि न्यायालय में उसका मतलब उसका जब केस जाएगा तो देखा जाएगा कि ये निर्दोष है कि दोषी है, फटाफट से उसका निस्तारण हो जाएगा। बट तब जब आप जेल में रहते हुए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का केस लेकर के जाओगे सुप्रीम कोर्ट में तब। ओके, तो ये आपके पास पूरा अच्छे से पावर है अगर आपको अवैध तरीके से बंदी बना लिया गया है तो। कौन सा पावर यूज़ करोगे आप? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ओके, तो ये समझ में आ गया ना? यहाँ पे क्या था, ये देखिए यहाँ पे हैबियस कॉर्पस, यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आगे देखिए, परमादेश है ना। परमादेश मतलब क्या होता है, आगे देखते हैं। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आता है। मान लीजिए अगर आपके पास ये मतलब ऑप्शन में आ जाए कि अगर आप अवैध रूप से बंदी बनाए गए हो तो आप कौन सा मतलब यूज़ करोगे, तो देखिए यहाँ पे कौन सा रिट यानी कि समादेश। अगर आपको अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, एग्जाम में आ जाए कि अगर आपको अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो आप कौन सा रिट यूज़ करोगे, ऑप्शन में आ जाएगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। कोई भी ऑप्शन आ जाएगा तो आपको क्या देखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो। आगे देखिए, ये पहला तो आसान है क्योंकि मान लीजिए इसमें पूछेगा आपको बंदी बनाया गया है तो बंदी इसमें भी है तो आप पकड़ लोगे। बट अगला देखिए, कन्फ्यूजन होता है इन सब चीज़ में। परमादेश में इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ओके, अभी आगे पढ़िए। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मान लीजिए आप कहीं गए किसी ऑफिस में अपना काम कराने, और वहाँ पे वो आपका जो जो भी आपके सामने जो अधिकारी है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तब आप क्या करोगे? अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप जाइए सीधे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल दर्ज करिए और वहाँ पे बताइए कि इस नाम के अधिकारी हैं, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, और मतलब अपना जो भी वो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो टाल रहे हैं। तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हम आदेश देते हैं, वहाँ से वो एक पत्र जारी करेगा उस अधिकारी के नाम पे और कहेगा कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, मतलब जो उसका काम है अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर उसके पास आएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट का लेटर कि भाई आज्ञा देते हैं हम कि आप उस काम को फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। तो ये है आपके पास एक पावर, एक आम जो नागरिक है भारत का उसके पास ये पावर है कि वो परमादेश यानी कि आदेश नहीं, परमादेश मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिलवा सकता है उस अधिकारी को कि काम फटाफट किया जाए इनका। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि कोई भी अधिकारी अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कौन सा रिट जारी करवाओगे, तो वो करवाओगे परमादेश। ओके, अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिलवाओगे सबसे ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट से, तो इसलिए उसको बोलते हैं परमादेश। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए, प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतिषेध मतलब रोकना। अब डिटेल में पढ़ते हैं। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी कि अगर कोई ऐसा मामला हो जिसका सुनवाई कम से कम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, बट उस मामले को हमारे छोटे न्यायालय मतलब जो हमारे जिला न्यायालय होते हैं या फिर जो अर्ध न्यायिक जो न्यायालय होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, अगर यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है और वो लोग उसके ना डिसीजन ले रहे हैं ना उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तब फिर आप जा सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधे कि भाई हमारा मतलब एक हमने हमारा केस पेंडिंग है, वो या तो उसका डिसीजन भी नहीं दे रहे हैं और उसको आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं, या तो उसको हाई कोर्ट भेज दे चाहे सुप्रीम कोर्ट भेज दे, वहीं पे पेंडिंग रखे हुए हैं वो। तो फिर अगर आप ऐसा रिट जारी करवा लेते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस जहाँ भी आपका फाइल रुका हुआ है वहाँ पे वो आदेश देगा कि भाई तुम, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में अब नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र से तुम्हारे बाहर है, तुम उसको आगे। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को या फिर अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को ये जारी किया जाएगा कौन सा, प्रतिषेध लेख। क्यों? क्योंकि ये अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है। आगे चलते हैं। अब अगला रिट कौन सा है, ये देखिए, उत्प्रेषण, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका मतलब पढ़ते हैं अभी। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है, अर्ध न्यायिक या फिर निम्न न्यायालय के बारे में, क्या है, प्रतिषेध लेख है।
बट अधीनस्थ न्यायालय इंटर मतलब दोनों में अंतर है दोस्तों। निम्न न्यायालय अर्ध न्यायिक मतलब एक तरह से ये स्वतंत्र न्यायालय है, बट अधीनस्थ न्यायालय ये किसी के अधीन न्यायालय जो होता है उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए क्या जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। क्यों? आगे देखिए। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। वरिष्ठ मतलब कहीं भी, मतलब अपने से ऊपर किसी को भी भेज दें। किसको ये आदेश दिया जाता है? अधीनस्थ न्यायालय को। मतलब क्या चीज? उत्प्रेषण। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बेसिक सा अंतर है यहाँ पे। निम्न न्यायालय और अर्ध न्यायिक की बात हो रही है, ये क्या है? प्रतिषेध लेख। और उत्प्रेषण यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक सा अंतर है दोनों में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अधिकार पृच्छा लेख, ये है 5वां नंबर का रिट। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई अपना लिमिट पार कर रहा है, कोई भी ऐसा अधिकारी अगर वो अपने लिमिट यानी कि जो उसका जिस चीज़ के लिए वो अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है उसके अलावा भी अगर वो जाके कोई काम कर रहा है, और यदि किसी ने शिकायत कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जारी करता है उसके लिए? अधिकार पृच्छा लेख। यानी कि उससे वो पूछता है कि अगर आप इस पद पे ये काम कर रहे हो, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट तो दूसरे पद के लिए किया गया है, बट आप ये काम क्यों कर रहे हो, इसके बारे में आप हमें डिटेल से बताओ। और जब तक वो डिटेल से नहीं बताएगा, मतलब उसको यह कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या है? अधिकार पृच्छा लेख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप जाओगे अनुच्छेद 32 के तहत, कहाँ पे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देख लिया 5 तरह का रिट है। 5 तरह का, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हमने पढ़ा है 5 तरह के रिट के बारे में। रिट रिट इंपॉर्टेंट है। समादेश कौन कौन सा पढ़ा है हमने? यहाँ पे पढ़ा है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, परमादेश के बारे में, प्रतिषेध लेख के बारे में, उत्प्रेषण के बारे में, और अधिकार पृच्छा लेख के बारे में। तो आपको बस बेसिक सा लाइन सबको याद रखना है कि हाँ ये कब होता है, ये कब होगा। और ये कोई भी, मतलब अपने देश का कोई भी नागरिक ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर कोई ऐसा मामला हो तो। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले लाइन पे। अगला लाइन क्या है यहाँ पे? दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। ओके, देखिए क्षमा यानी कि पार्डन, पूर्णतः माफ कर देना है। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। चलिए ठीक है। लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना। ओके। शब्दावली देखिए क्या है, ये दिया है शब्दावली। ये हमारे एग्जाम में आता ही नहीं है, बट फिर भी हम इसको बस ऐसे ही एक बार रीड कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। आगे देखिए, ये क्या है? परिहार। परिहार मतलब सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष का है तो उसको 1 वर्ष का कर दिया गया। ओके। आगे देखिए, विराम यानी कि विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। उसके बाद है प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के कुछ समय के लिए टालना फांसी को। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन, यानी कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें क्या क्या अभी तक संशोधन हुआ है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि कैसे क्या है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ओके, ये एक केस है। किस टाइम का है ये? 1967 का है। देखते हैं इसमें क्या है। इसका जब निर्णय आया था तो निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। ओके, देखिए यानी कि जब ये जो निर्णय आया था, इससे पूर्व जो निर्णय दिया गया था कि संविधान के हम लोग किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। ओके, आगे बढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो कि सन 1967 में आया था, उसमें यह निर्णय आया कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या आया था,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में कि आप संशोधन कर सकते हो और मूल अधिकार में भी परिवर्तन कर सकते हो। बट उसके बाद 1967 में फिर से आया एक निर्णय जिसमें कहा गया कि आप संशोधन कर सकते हो बट मूल अधिकारों को छोड़ करके। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ पे मतलब ये अभी एग्जाम में ऐसे मतलब इसमें से और इसमें से अभी एग्जाम में आने वाला कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। आगे देखिए, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने ऊपर क्या देखा, इसमें गोलक बनाम पंजाब राज्य में की संशोधन कर सकते हो। ओके, फिर हमने देखा 1967 में क्या आप संशोधन नहीं कर सकते हो। फिर हम देख रहे हैं 24वें संशोधन 1971 में कि आप जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन कर सकते हो। ओके, आगे बढ़िए। उसके बाद आता है सबसे फेमस केस जो कि हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्या है वो? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। क्या किया गया? निरस्त। क्या चीज निरस्त किया गया? कि आप सब कुछ संशोधन कर सकते हो सिवाय मौलिक अधिकार के। ओके, यानी कि मूल जो अधिकार है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये ऐतिहासिक डिसीजन फाइनल किसके द्वारा हो गया? केशवानंद भारती केस के निर्णय द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस। आगे बढ़िए। 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में, जिसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ओके, यानी कि फिर आगे आया एक और संशोधन, उसमें यह कहा गया कि अगर 368, देखिए ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि बार बार यहाँ पे लोग चल जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो फाइनली ये डिसीजन आया कि अब जो है मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो उसके बाद गांधी जी के परिवार की जो थी वो सोनिया गांधी जी, नहीं सॉरी, इंदिरा गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि बार बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं और जो भी मैं परिवर्तन कर रही हूँ उसे वो चेंज करवा दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया एक सबसे बड़ा मतलब संविधान में संशोधन किया कि जो अनुच्छेद 368 है उसमें वो खंड 4 और 5 जोड़वाई और उसमें क्या व्यवस्था की वो कि अगर यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर 368 के तहत कोई संशोधन हो गया तो आप उसके लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ओके, ऐसा क्यों कि गांधी जी, वो कौन? इंदिरा गांधी जी, क्योंकि वो देख रही थी कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में जा करके उस डिसीजन को बदलवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये फिर डिसीजन ली वो कि अब मतलब अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ओके, चलिए उसके बाद देखिए आता है एक और फेमस केस हमारे भारत में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। इसमें क्या निर्णय है ये देखिए, के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। ओके, देखिए ये दो केस कितना इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यानी कि यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी ये कह रही थी कि जो मूल अधिकार है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, उन्होंने कहा हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद तब जब वो ऐसा चाह रही थी तो उस समय एक केस आया केशवानंद भारती नाम से। उन्होंने इस केस में ये डिसीजन लिया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा? इंदिरा गांधी जी को, कि आप मतलब जो भी नियम कानून बनाइए आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन मत करिए। तो गांधी जी ने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने फिर एक नया संशोधन लाया, 42वां संशोधन। उसमें इंदिरा गांधी जी ने ये कहा कि हम अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन करेंगे उसके बारे में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकता है। ओके, बट फिर भी मिनर्वा मिल्स एक केस बनता है 1980 में, यानी कि इस मतलब नियम के 4 साल बाद। उसमें क्या निर्णय लिया जाता है? जब ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि मैडम आप कोई भी डिसीजन लीजिए बट मूल अधिकार को आप किसी भी मतलब हाल में नहीं टच कर सकते हो। यानी कि देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है,
सुप्रीम कोर्ट बार बार जो भी गवर्नमेंट चाह रही है उसके वो खिलाफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षण करने वाला है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए वो किसी भी सरकार को तवज्जो न देते हुए जो जनता के लिए सही है उसकी बात कर रहा है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मैडम इंदिरा गांधी जी, आप सब संशोधन कर लीजिए बट मूल अधिकार में कोई भी संशोधन नहीं करिए, और अगर आप करेंगी तो फिर उसका पुनरावलोकन होगा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, फिर देखेगा कि सरकार कैसे निर्णय क्या ले रही है। ओके, तो ये हो गया। और जो 42वां संशोधन हुआ था कि 368 के तहत कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है, तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त। आगे बढ़िए। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये लाइन पढ़ने के बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी मूल अधिकार हैं उसमें से ऐसा नहीं है कि वो सभी के सभी मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होंगे। जो हमारे देश में विदेशी आएंगे कुछ दिन के लिए घूमने के लिए, रहने के लिए कुछ दिन, उनको भी कुछ कुछ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ओके, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा, अब ये तो आप समझ गए कि मूल अधिकार मतलब भारतीय नागरिक को भी है और विदेशियों को भी है, बट उसमें सब आप ये देखिए कि कौन कौन सा मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, वो विदेशियों को नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या है ये अनुच्छेद 15। ओके, जिसमें क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा भारतीय नागरिकों को। क्या लिखा है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन सा? आप बस ऊपर ऊपर देख लीजिए, हम ये 15, 16, 19, 29, 30 हम सब पढ़ चुके हैं पीछे अभी। तो देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ओके, तो अगर आपके कभी ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत टफ बन जाएगा वो प्रश्न, तो फिर भी आप उस टफ प्रश्न को भी कर पाओ, इसलिए आप ध्यान देना कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, यानी कि 14 से शुरू होकर के जो 32 तक अधिकार गए हैं, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या ध्यान देना है कि कौन से सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो कौन सा है? 15, 16, 19, 29, 30, यही है। ओके, यही 5 ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा जो अधिकार है वो मतलब भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, और ऑप्शन में दे दे आपको 14, उसके बाद 18, उसके बाद 15, उसके बाद मतलब यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से फंसा सकता है, वो किसी तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर सकता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। ओके, यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में होने चाहिए। अगर पूछ दे सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है तो 15, 16, 19, 29, 30। चलिए आगे चलते हैं। नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? बट विदेशियों में भी कौन? शत्रु देश को छोड़ करके। देखिए 14, 20, 21 और 21 क। उसके बाद आगे देखिए ये अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यानी कि देखिए आप 22 के बाद देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 22 के बाद 28 तक कंटिन्यू जो है वो प्राप्त है किसको? विदेशियों को। और आप इधर आओगे, इधर क्या क्या पाओगे? 14, 20, 21 और 21 को। तो ये तो मान लीजिए ज़्यादा है, ये आप नहीं याद कर पाओगे, बट जो कम है और जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है आप उसको बस याद कर लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए शुरू होता है दोस्तों DPESP। DPESP यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। ओके, यानी कि हम क्या क्या चीज़ सरकार से मांग सकते हैं, हक के लिए लड़ सकते हैं, तो वो होता है मौलिक अधिकार, जो हमने पढ़ा है अभी। अब यहाँ पे आता है DPESP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत। इसमें दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें जो जो अनुच्छेद होगा उसके लिए राज्य फुल्ली स्वतंत्र है,
वो या तो आपको व्यवस्था वो चीज़ दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। मतलब मूल अधिकार के लिए तो हमारा राज्य जो है वो बाध्य है कि वो हमें वो अधिकार देगा ही देगा। बट जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद रहेगा, उसके लिए राज्य पे कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी उस पर दबाव नहीं है। ओके, वो चाहेगा तो वो व्यवस्था, वो लाभ आपको देगा, और अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी या फिर वो क्षमता नहीं रहेगा तो वो नहीं देगा। आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। मूल अधिकार अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप कोर्ट जा सकते हो, बट डीपीएसपी अगर आपको, अभी हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या अनुच्छेद है डीपीएसपी में, अगर वो सब आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। वो फुल्ली डिपेंड है सरकार के ऊपर, उसकी मर्जी होगी तो वो देगा और नहीं मर्जी होगी तो वो नहीं देगा। ओके, तो ये हम देख लिए शॉर्ट में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बीच में कुछ आवाज़ डिस्टर्ब हो गया था तो मुझे वीडियो थोड़ा सा ऐसे बदलना पड़ा। तो उसके लिए थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी ये आवाज़ की समस्या है वो ज़्यादा ना आए और मतलब अच्छे से आपको हम क्लास प्रोवाइड करा पाएँ। ओके, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वॉइस वाले को आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। उसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।